एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 4 द थ्री ऑर्डर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न यूरोप में 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक क्या क्या सोशल चेंजेस, क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस और क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। रोमन एम्पायर गिरने के बाद, जब रोमन एम्पायर मतलब गिर गया था, पूरा ख़त्म हो गया था, तो जर्मन लोगों ने किस तरीके से इटली, स्पेन और फ्रांस में कब्जा कर लिया था। पॉलिटिकल फोर्स एब्सेंस होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि ज़मीन की रक्षा के लिए मिलिट्री चाहिए। मतलब ज़मीन की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि ये ज़मीन पर कंट्रोल, इसका मतलब होता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना ठीक है, मतलब भाई जिसके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो उसका आधार क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा। और ये जो फीचर है रोमन ट्रेडिशन और जर्मन कस्टम से लिया गया था। रोमन एम्पायर जब 14th सेंचुरी में कोलैप्स हुआ, मतलब वो ख़त्म हुआ, उस टाइम पर रोमन में क्रिश्चियनिटी धर्म फैला हुआ था। और बाद में धीरे धीरे जब रोमन साम्राज्य ख़त्म हुआ, ये क्रिश्चियन धर्म नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे सेंट्रल यूरोप में और नॉर्थ यूरोप में धीरे धीरे फैलता गया। और चर्च भी उस टाइम पर काफ़ी पॉलिटिकल पावर उभर कर सामने आई थी यूरोप में। इस चैप्टर में जो थ्री ऑर्डर हैं, वो थ्री ऑर्डर किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला है क्रिश्चियन प्रीस्ट, मतलब जो चर्च के पादरी होते हैं, और जो लैंड ओनर होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, और जो पीजेंट जो किसान होते हैं। इन तीनों का जो रिलेशन है, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है, उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है यूरोपियन हिस्ट्री को कई सदियों तक बनाने में। तो मतलब बेसिकली इन तीनों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा कि ये क्रिश्चियन प्रिस्ट जो चर्च के पादरी होते हैं, लैंड ओनिंग जिनके पास ज़मीनें वगैरह होती हैं, और पीजेंट जो किसान किसान होते हैं। पिछले 100 सालों में यूरोपियन हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को जानने की कोशिश की। जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जानने की कोशिश की, साथ ही साथ और जो गांव हैं, गांव को भी उन्होंने समझने की कोशिश की। ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मेडिवल पीरियड में कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए हैं, प्राइस से संबंधित, लीगल केसेस से संबंधित। फॉर एग्जांपल के तौर पर चर्च पर रखे बर्थ रिकॉर्ड है, मैरिज रिकॉर्ड है, डेथ रिकॉर्ड है। इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है गांव में कितने लोग थे, कितनी फैमिलीज थी, और उनकी पॉपुलेशन क्या क्या थी। और साथ ही चर्च से मिले इंस्क्रिप्शन से हमें वहाँ के ट्रेडर, मतलब बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जानकारी मिलती है। उनके सॉन्ग्स मिलते हैं, किस टाइप के गीत होते थे, और किस टाइप की स्टोरीज होती थी, फेस्टिवल कौन कौन से थे, और कम्युनिटी एक्टिविटी किस टाइप की करते थे। मतलब सोशल एक्टिविटी या कोई फेस्टिवल में कोई डांस वगैरह होता था पर्टिकुलर, किस टाइप की सोशल एक्टिविटी होती थी। हिस्टोरियन को इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही समझने में आसानी होती है इकोनॉमिकल चेंजेस किस तरह से आए, सोशल चेंजेस किस तरह से आए ओवर ए पीरियड, मतलब काफ़ी लंबे समय में जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, और जब पीजेंट रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे क्या क्या बदलाव आए। फ्रांस के कई सारे स्कॉलर में से एक थे मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक ने फेडरलिज्म, मतलब जागीरदारी सिस्टम पर, जागीरदारी प्रथा पर काम किया था। मार्क ब्लॉक उन ऐसे स्कॉलर में से एक थे जिनका ऐसा मानना था कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जान लिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जान लिया, जो महान लोग हैं, मतलब जो ग्रेट पीपल हैं उस टाइम के, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया। सिर्फ यही हिस्ट्री नहीं है, इसके आगे भी मतलब और भी है, और भी कुछ जानने को है हमें हिस्ट्री में। और उन्होंने ये इस पर ज्योग्राफी को समझने पर जोर दिया, ताकि ज्योग्राफी के थ्रू हम लोगों की हिस्ट्री, मतलब ज्योग्राफी का भी सहारा लिया हिस्ट्री को समझने के लिए, ताकि लोगों का बिहेवियर उस टाइम पर कैसा था, कि वहाँ के बहुत सारी चीज़ें जैसे ज्योग्राफी पर डिपेंड करती हैं, खान पान, रहने का तरीका, रहने का कल्चर, तो ये सब भी जो है ज्योग्राफी पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए उन्होंने ज्योग्राफी को भी समझने पर जोर दिया था। ब्लॉग ने सन 1900 से 1300 के बीच में यूरोपियन सोसाइटी में जिस प्रकार से फेडरल सोसाइटी थी, मतलब जागीरदारी प्रथा थी, उसके बारे में डिस्क्राइब करा था कि उनकी सोशल हायरार्की, सोशल रिलेशनशिप कैसा था, सोशल हायरार्की कैसी थी, लैंड मैनेजमेंट का सिस्टम क्या था, उसको बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों के द्वारा उनको शूट कर दिया गया था, और इससे उनकी जो रिसर्च है, मतलब उनकी रिसर्च पर एक प्रकार से विराम लग गया था।
एन इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जागीरदारी प्रथा, मतलब जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम। फेडरलिज्म शब्द का यूज़ यूरोप में मेडिवल एरा में इकोनॉमिकल, लीगल और पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए किया जाता था। बेसिकली ये फ्यूड जो शब्द, ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा, जो कि बाद मतलब ये उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो फ्रांस की मेडिवल सोसाइटी को, जो कि बाद में इंग्लैंड और साउथ साउथ इटली तक फैल गई थी। फेडरलिज्म की बात की जाए इकोनॉमिक सेंस में तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये फेडरलिज्म ये उनके रिलेशनशिप को, लॉर्ड और पीजेंट के रिलेशनशिप को दिखाता है। लॉर्ड मतलब यहाँ पर जागीरदारी से हो रहा है। जो फेडरलिज्म है, जो जागीरदारी प्रथा है, ज़मींदार लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। किसान अपनी खेती के साथ साथ जो जागीरदारी लोग होते हैं, जो फेडरलिज्म होते हैं, उनके खेतों पे भी काम किया करते थे। बदले में उन्हें क्या मिलता था? उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलती थी। जागीरदारी लोग जो हैं उन्होंने जुडिशरी कंट्रोल करके रखा था पीजेंट के ऊपर। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल सेंस में भी, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर भी उनका काफ़ी दबदबा था। इस सिस्टम की जो शुरुआत है ये रोमन एम्पायर से शुरुआत हुई थी, और जो फ्रेंच किंग है उन्होंने वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फेडरलिज्म और इस्टेब्लिश होते होते यूरोप के कई जगहों पर फैल गई थी, और 11वीं सेंचुरी तक आते आते ये काफ़ी यूरोप में फैल चुकी थी, ये वाला सिस्टम। फ्रांस एंड इंग्लैंड। गॉल नाम का एक प्रांत है जहाँ पे, जो रोमन एम्पायर पर है। दो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, काफ़ी बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन है, माउंटेन रेंज है, लॉन्ग रिवर, नदियाँ हैं, जंगल हैं। और वहाँ का जो प्लेन है, मतलब जो ज़मीनी इलाका है, प्लेन मैदान है, वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। जर्मनी की एक ट्राइब है फ्रैंक, उसने क्या करा, गॉल को अपना नाम दिया, और उसे आज, और जिसको नाम दिया था आज अपन उसे फ्रांस के नाम से जानते हैं। मतलब फ्रांस का पहले नाम गॉल था। वहाँ पर जर्मनी के फ्रैंक नाम की प्रजाति जाकर रहने लगी थी। वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते उस जगह का ही नाम फ्रांस बन गया। जहाँ पर फ्रांस में लगभग 6 सेंचुरी से एक क्रिश्चियन राजा रूल किया करता था। फ्रेंच लोग जो हैं काफ़ी, मतलब कनेक्ट हैं, काफ़ी जो लिंक है उनका चर्च से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और ये संबंध जब और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब वहाँ का रोम एम्पायर के जो होली रोमन एम्पायर हैं, वहाँ का जो राजा है किंग चार्लेमेन है, जब इनको इनका सपोर्ट मिला तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लगे हुए एक नैरो चैनल है, मतलब एक पतला पतला सा, बिल्कुल सकरा सा चैनल है, बिल्कुल पतला सा। वहाँ पर आइलैंड है। उस आइलैंड को 11वीं सेंचुरी में फ्रेंच प्रोविंसेस के, मतलब फ्रेंच के प्रांत के एक नोमेडिक ने उसको जीत लिया था, मतलब उसको अपने कब्जे में कर लिया था। द थ्री ऑर्डर। फ्रेंच के जो प्रिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि कोई भी व्यक्ति हो, वो इन तीन कैटेगरी में से कोई एक हो सकता है, अगर उसको डिपेंड, मतलब उसके काम पर डिपेंड करता है। उसका काम इन तीन में से कोई एक होगा, या तो वो प्रेयर करेगा, या तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा, या तो वो कोई दूसरे काम करेगा। और इस कैटेगरी के बेसिस पे इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई थी सोसाइटी में। जो मतलब एक क्लर्जी होंगे, पादरी टाइप के लोग होंगे जो पूजा पाठ करेंगे, एक युद्ध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और जो तीसरे रहेंगे वो खेती खेती किसानी करेंगे, और बाकी के अदर काम करेंगे। मतलब इन कैटेगरी पर फ्रांस के लोगों ने, मतलब फ्रांस के पादरी ने यहाँ के लोगों को डिवाइड करा था। द सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी। बेसिकली इसको क्षत्रिय से समझ सकते हैं। जो प्रेस्ट होता है, पादरी होता है, उन्होंने अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, और सेकंड पोजीशन पे नोबल लोगों को रखा था। असल में देखा जाए, जो सेंट्रल, मतलब सोशल प्रोग्रेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नोबल लोगों का ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पादरी लोग हैं उन्होंने अपने आप को नंबर 1 पे रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने लैंड को कंट्रोल में करके रखा था। और ये जो हो रहा था, ये जो पूरी जो प्रोसेस प्रैक्टिस थी, ये एक वेसेलेज नाम से, मतलब वेसेलेज नाम से उसको जाना जाता था।
फ्रांस का जो राजा होता था वो किसी न किसी प्रकार से अपनी जनता से, अपनी प्रजा से जुड़ा हुआ रहता था, जैसे वेसेलिस नाम से जाना जाता था। और ये जो प्रथा है ये जर्मन थी और साथ ही साथ ये फ्रांस में भी होती थी। जो बिग लैंड ओनर है, मतलब जिनकी खूब सारी ज़मीनें हैं, और जो क्षत्रिय लोग हैं वो राजा के अधीन होते थे, मतलब राजा के अंडर में काम करते थे। और जो पीजेंट होते हैं, जो किसान होते हैं, वो ज़मींदारों के अंडर में काम करते थे। जो नोबलर लोग हैं वो अपने अ, राजा को सीनियर मानते थे और उनकी रक्षा करते थे। सीनियर जिसका मतलब होता है वन हु प्रोवाइड ब्रेड, मतलब जो हमें 2 वक़्त की रोटी प्रोवाइड करे। साथ ही ये उनको प्रोटेक्ट भी करते थे और उनके लॉयल रहते थे। और ये जो रिलेशनशिप है इनकी आपस के बीच में, और इनको चर्च में शपथ वगैरह भी दिलवाई जाती थी कि भैया हम अपने राजा के खिलाफ़ हम निष्ठा प्रतिवान रहेंगे, कि बिल्कुल उनकी हमेशा सेवा करेंगे इस टाइप में। और ये जो सेरेमनी होती है इसमें कुछ ज़मीन से रिलेटेड, मतलब मिट्टी मिट्टी वगैरह को हाथ में रखकर इनको शपथ दिलवाते थे। एक तरीके का ये सिंबल होता था मिट्टी। जो नोबल कैटेगरी के लोग थे उनको एक स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त था, मतलब एक अलग ही स्टेटस प्राप्त था। वो प्रॉपर्टी पर अधिकार कर सकते थे अपनी, जिसको फ्यूडल डिवाइस कहा जाता था। साथ ही साथ वो अपना, मतलब अपना एक खुद का अदालत भी खोल सकते थे, मतलब अदालत चालू कर सकते थे। और साथ ही साथ वो अपनी करेंसी भी इशू कर सकते थे। मतलब जो जो भी व्यक्ति नोबल कैटेगरी से बिलोंग करता था उसको इस टाइप की प्रिविलेज, मतलब इस टाइप की फैसिलिटी प्राप्त होती थी। और इनकी ज़मीन में जो भी लोग रह रहे हैं ये उसके मालिक कहलाते थे। मतलब बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, अगर ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे जो भी लोग रह रह रहे होंगे तो मैं उनका मालिक कहलाऊँगा, मालिक। और इनकी ज़मीन पर घर थे, खेती होती थी, मतलब ये वहीं पर इनका घर भी था, वहीं पर खेती होती थी, वहीं पर लोग बाग रहते भी थे, जिसको बेसिकली मैनोर नाम से जाना जाता था। और इनकी जो ज़मीन है इसको कल्टीवेट करता है, मतलब इनकी जो खेती बाड़ी का जो पूरा मैनेजमेंट है किसान लोग करते थे। और किसानों को ज़रूरत पड़ने पर फुट सोल्जर के रूप में भी यूज़ कर लिया जाता था। मतलब कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध की ज़रूरत पड़ी और सैनिक की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हीं किसानों को एज अ फुट सोल्जर, मतलब पैदल सैनिक के रूप में यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ और जो किसान होते हैं वो नोबल लोगों की तो खेती करते ही थे, साथ ही अपने खेतों का भी ध्यान रखते थे, अपनी खेती बाड़ी का भी ध्यान रखते थे। द मेनोरियल ई स्टेट, जो लॉर्ड होते थे, मतलब अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनका खुद का मेन्योर हाउस होता था और वो गाँव को कंट्रोल करते थे। कुछ लॉर्ड जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ विलेज को कंट्रोल करते थे, जहाँ पर किसान लोग रहा करते थे। कुछ जो स्मॉल मेन्योर हैं वहाँ पर डजन्स फैमिली रहा करती थी, मतलब 1 दर्जन के आसपास 10-12 फैमिली रहा करती थी। और जो बड़े बड़े हैं वहाँ पर 50 से 60 फैमिली रहा करती थी। डेली बेसिस पर काम होता था। जो ग्रेन है जो अपना अनाज भंडार में रखा जाता था। कुछ लोग होते थे जो वेपन्स की देख-रेख करते थे और उनकी साफ-सफाई वगैरह करते थे। वेपन्स जो हथियार वगैरह हैं। कुछ जो हैं बिल्डिंग की देख-रेख करते थे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्डिंग में। महिलाएँ जो हैं वो कपड़े वगैरह बुनती थीं। बच्चे जो हैं वाइन प्रेस में काम करते थे। और बहुत सारा जंगल भी थी, मतलब जहाँ पर राजा लोग, बड़े लोग अपनी हंटिंग शिकार वगैरह कर सकते थे। साथ ही साथ दे कंटेन पेस्टोरल, मतलब उनके पास ज़मीनें भी थी इतनी सारी कि उनके जो पालतू के जानवर हैं वो चर सकें। उनकी जो चर्च थी, और उनकी चर्च मतलब एक डिफेंस के चर्च की रक्षा के लिए भी सिपाही था, और वो फोर्टिफाइड करके रखा हुआ था। 13th सेंचुरी में जो अपने महल वगैरह जब बनते थे, अब उनको और बड़ा बनाने लगे, ताकि जो किंग्स की फैमिली, मतलब जो हमारे योद्धा लोग हैं वो आराम से मतलब उनकी फैमिली भी यहाँ पर अब रह सके। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले, मतलब जब नॉर्मन लोग थे उनके पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये जो है और इसकी जो शुरुआत है, डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री पावर, मतलब ये सब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर किसके अंडर में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हुई थी जब फेडरल सिस्टम आया था, उसके तहत, मतलब उसके अंडर में इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी।
मैन्योर जो है वो कभी भी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते थे, मतलब कभी कभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें जो सॉल्ट है, मतलब नमक है, माइलस्टोन है, और जो मेटल वर्क है, ये सब चीज़ें उन्हें हमेशा बाहर के सोर्स है, मतलब बाहर बाहर से उन्हें प्राप्त होती थी। जो भी लॉर्ड हैं जिन्हें लग्जीरियस लाइफस्टाइल चाहिए, जैसे कि रिच फर्निश, अच्छा सा फर्निश हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो, जो जितने भी ऑर्नामेंट्स हों, वो लोकल में मतलब उन्हें प्राप्त नहीं होते थे, वो सब उन्हें बाहर से अरेंज करने पड़ते थे, मतलब बाहर की जगह से वो सब आते थे। इसीलिए वो कभी सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर नहीं बन सकते थे। द नाइट्स, 9th सेंचुरी में यूरोप में लोकल वार, मतलब आपस में वार होना कॉमन सी बात थी, मतलब होते होते रहते थे। जो पीजेंट सोल्जर हैं वर नॉट सफिशिएंट, मतलब जो किसान होते थे, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एज अ सोल्जर की तरह यूज़ कर लिया करते थे। बट ये सब सफिशिएंट नहीं था, हमें गुड कैवेलरी, मतलब एक प्रॉपर घुड़सवारी वाले सेना चाहिए थी, एक प्रॉपर सैनिक चाहिए थी। अब इस नीड ने, इस ज़रूरत एक न्यू सेक्शन को जन्म दिया, जिसे नाइट्स नाम से जानते थे। जिस तरीके से जो ज़मींदार होता था वो राजा से जुड़ा होता था, उसी प्रकार जो नाइट्स मतलब सिपाही होते थे, योद्धा होते थे, वो ज़मींदार लोग जो फ्यूडल होता था, उनसे जुड़े रहते थे। और राजा ने, जब इनका पूरा सेक्शन बन गया था, तो राजा ने इन्हें कुछ ज़मीन दी, जिसे फीफ नाम से जाना जाता था। और जिसकी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब हम इसकी रक्षा करेंगे। और ये लगभग इन्हें 1000 से 2000 एकड़ के बीच में मिलती थी, और कभी-कभी इससे ज़्यादा भी मिलती थी। वहाँ पर ये उनके रहने के लिए घर होता था, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रह सकें, चर्च होता था, और भी कई सारी चीज़ें होती थी, जो मतलब जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उस टाइम की, वहाँ पर उन्हें बेसिक मिल सकें। वाटर मिल होती थी, वाइन प्रेस होती थी, और भी जो सुविधाएँ हैं, वो वहाँ पर उन्हें अवेलेबल रहती थी। और इनकी जो ज़मीन का जो कल्टीवेशन है, वो पीजेंट वगैरह देखते थे, और नाइट जो हैं वो राजा को एक रेगुलर फीस पे करते थे, और बदले में उन्हें वार के लिए सुरक्षा भी देते थे। नाइट लोग हैं, डेली मतलब जो योद्धा लोग हैं, डेली किसी न किसी प्रकार की प्रैक्टिस करते रहते थे, मतलब डमी के सहारे वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे कि भैया हम जो तलवारबाजी करते हैं, क्या सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ अपनी प्रैक्टिस करते थे। नाइट्स जो है, मतलब योद्धा लोग जो हैं, वो राजा को एक से ज़्यादा राजा को सर्व करते थे, मतलब सर्व कर सकते थे, लेकिन उनकी जो फोरमोस्ट, मतलब जो और प्रायोरिटी देते थे, वो अपने राजा को ही देते थे सबसे पहले। फ्रांस में 12th सेंचुरी में कुछ सिंगर हुआ करते थे, जो मैनर टू मैनर, मतलब प्लेस टू प्लेस घूमा करते थे, और कहानियाँ वगैरह सुनाते थे, गाने वगैरह गाते थे। राजा की बहादुरी के और योद्धाओं की बहादुरी के ये गाने सुनाते थे। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ना ही इतनी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट होती होती थी। उसके बावजूद भी इस जाति के लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। जो मैनर लोग हैं, मतलब अपनी बालकनी के ऊपर जहाँ पर ये लोग खाना खाते थे, वहाँ पर इतने प्रकार की कुछ जगह छोड़ दिया करते थे, ताकि खाना खाने के साथ साथ कुछ मनोरंजन वगैरह कर सकें, और वहीं पर ये सब इन सब छोटी मोटी चीज़ों का खाना खाने के साथ साथ मनोरंजन भी लिया करते थे।